नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सजीव की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करने वाले हैं। इस चैप्टर का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बिना देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले सजीव की जो संरचना होती है उसको सेल कहते हैं। सेल सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि सबसे छोटी इकाई जिससे हमारा शरीर का निर्माण होता है वो है कोशिका। अब कोशिका के इतिहास के बारे में देखते हैं। कोशिका यानी कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सूक्ष्मदर्शी द्वारा इन्हें देखा था और इनको ही कोशिका कहा था। ये एक प्रकार की छोटी संरचनाएं होती हैं जो मिलकर एक बड़ी संरचनाएं बनाती हैं। प्रत्येक जीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका ही जीवों की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। रॉबर्ट हुक द्वारा अवलोकन की गई कोशिकाएं मृत कोशिकाएं थीं। सन 1674 में ल्यूवेनहॉक ने विकसित सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी, कोशिका से संबंधित विज्ञान को कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी कहते हैं। वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल में है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास इत्यादि। वहीं वैसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है उसे बहुकोशिकीय, मतलब वे जीव बहुकोशिकीय कहलाते हैं। जैसे कि कई जीव जंतु है, हमारा खुद मानव का शरीर भी बहुकोशिकीय है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, दो पिक्चर दी गई है जो कि एक एनिमल सेल की है और एक प्लांट सेल की है। आगे देखते हैं। एक कोशिकीय जीवों में सभी जैव क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं जनन शरीर की एक कोशिका द्वारा की जाती है। परंतु बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के कोशिका समूह मिलते हैं जिन्हें ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं का एक समूह होता है जिन्हें हम ऊतक कहते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिका सिद्धांत व उसके अपवाद की बात करते हैं। मिथियस स्लीडन तथा थियोडोर स्वान ने 1838 से 39 में इस सिद्धांत के विषय में बताया कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। वे जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका के सिद्धांत की अगर बात की जाए तो प्रत्येक जीव का शरीर एक यानी कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका सभी जैव क्रियाओं की मूलभूत इकाई है। सजीव में रहने वाले समस्त क्रियाएं कोशिका के अंदर ही होती है। तीसरे नंबर पे देखते हैं, कोशिका आनुवांशिकी की इकाई है क्योंकि इनके केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है एवं नई कोशिकाएं पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से बनी होती है। आधुनिक खोजों के आधार पर कोशिका सिद्धांत पूर्णतः तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि विषाणुओं में कोशिकीय रचना ही नहीं होती है। सभी जीव कोशिकीय नहीं होते हैं और सभी कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। जैसे जीवाणु व नीले हरे शैवाल में केंद्रकाय पदार्थ के चारों ओर केंद्रकीय झिल्ली का अभाव होता है तथा केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव में विसरित रहता है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि कौन कौन से पार्ट है सेल के जो पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं या फिर जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं। तो अगर कोशिका भित्ति की बात की जाए तो ये पादप कोशिका में तो उपस्थित होता है परंतु जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। अगर हरित लवक की बात की जाए तो ये पादप कोशिका में उपस्थित होता है परंतु जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। रिक्तिकाएं, एक या दो बड़ी रिक्तिकाएं उपस्थित होती है पादप कोशिका में, और परंतु जंतु कोशिका में या तो ये रिक्तिकाएं छोटी होती है या फिर अनुपस्थित होती है। तारककाय की बात की जाए तो वो पादप कोशिका में अनुपस्थित होती है परंतु जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। गोल्जीकाय पादप कोशिका में कम विकसित होती है परंतु जंतु कोशिका में विकसित होती है और सक्रिय होती है यानी एक्टिव होती है। संचित भोजन की बात की जाए तो संचित भोजन मंड के रूप में होता है पादप में, परंतु जंतु कोशिका में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कोशिका की संरचना, इसको हम देखते हैं। एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका के निम्न घटक होते हैं। पहला है कोशिका कला, दूसरा है कोशिका द्रव्य और तीसरा है केंद्रक।
कोशिका कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो इसे प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। यह कोशिका के जीव द्रव्य का सबसे बाहरी सजीव आवरण है जो कोशिका के घटकों को बाहरी वातावरण से अलग करती है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इसकी मोटाई 75 से 105 एंगस्ट्रॉम तक होती है और यह त्रिस्तरीय आवरण है। कोशिका झिल्ली कोशिका कला या कोशिका झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। ये एक डायग्राम दिया गया है सेल मेम्ब्रेन का। यह कोशिका में प्रवेश करने वाले बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखती है। कोशिका कला कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, इसलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। देखते हैं, यह जंतु कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है तथा जीव द्रव्य की सुरक्षा करती है। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव तथा पौधे इसी झिल्ली के परासरण के द्वारा जल ग्रहण करते हैं। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल की बात की जाए तो पादप कोशिका में कोशिका कला के चारों ओर यानी कि कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक निर्जीव परत पाई जाती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। क्योंकि ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन तथा पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित किया जाता है। इसमें सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखता है। परासरण द्वारा जल अवशोषण का गुण केवल जीवित कोशिकाओं में ही पाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अब आगे हम जीव द्रव्य की बात करते हैं जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसे जीवाणु का भौतिक आधार कहा जाता है। हेक्सले के अनुसार प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य एवं नाभिक द्रव्य। नाभिक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म की बात की जाए तो कोशिका के नाभिक में पाए जाने वाले द्रव्य को नाभिक द्रव्य कहते हैं। कोशिका के नाभिक में पाए जाने वाले द्रव्य को नाभिक द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य की बात की जाए यानी साइटोप्लाज्म की बात की जाए तो कोशिका में कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के मध्य उपस्थित पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य के तरल पदार्थ में कई सजीव संरचनाएं यानी कोशिकांग तथा निर्जीव संरचनाएं पाई जाती है। कोशिका द्रव्य जो कि एक तरल पदार्थ है, इसमें जल, ग्लाइकोजन, वसा व अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न हैं। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। यह केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। एक ही जीव के विभिन्न कोशिकाओं में इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। जिन कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उनमें इनकी संख्या अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर नाम वैज्ञानिक ने 1880 में तथा नामकरण बेंदा ने किया था। ये एक डायग्राम दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का, जहाँ पे सबसे ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे जो है इसे हम देख सकते हैं, ये राइबोसोम है। ये बाहरी जो आवरण है इसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर का जो ये आवरण है इसे हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये आउटर चैम्बर है तथा ये मैट्रिक्स है। इसके अंदर ये डीएनए मॉलिक्यूल है, F1 पार्टिकल और ये क्रिस्टे है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसकी बाह्य झिल्ली चिकनी व समतल होती है तथा आंतरिक झिल्ली में इसकी गुहा की और उंगली के समान वलन निकले रहते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। इसकी क्रिस्टी के मध्य भाग को आधात्रीय मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें मैट्रिक्स में 65 से 70% प्रोटीन, 25% फास्फोलिपिड तथा 0.5% आरएनए पाया जाता है। इसके मैट्रिक्स में ही कोशिकीय श्वसन होते हैं।
यही ग्लूकोज वायवीय श्वसन के उपरांत ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए व राइबोसोम भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित डीएनए के कारण यह अपना अधिकांश भाग का निर्माण स्वतः कर लेता है, यानी कि खुद कर लेता है। इसलिए इसे स्वशोषित कोशिकांग यानी कि ऑब्जर्व्ड कोशिकांग भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले एंजाइम श्वसन में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। अब आगे हम देखते हैं प्लास्टिड्स यानी कि लवक। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और ये पादप कोशिकाओं में होते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक मिलने के कारण भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। इसमें वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर लवक दो प्रकार के होते हैं, हरित लवक तथा वर्णी लवक या अवर्णी लवक। हरित लवक की बात की जाए तो यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इन झिल्लियों को क्रमशः बाह्य झिल्ली या अंतःझिल्ली कहते हैं। अंतःझिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में एक जटिल झिल्ली तंत्र होता है जिसे थाइलेकॉइड कहते हैं। थाइलेकॉइड दो प्रकार की विन्यासित रहते हैं। इसमें तस्तरी समान थाइलेकॉइड सिक्के के चट्टे के रूप में व्यवस्थित रहते हैं जिन्हें ग्रेना कहते हैं, तथा दो ग्रेना की जोड़ने वाली थाइलेकॉइड इंटरग्रेनम कहलाती है। थाइलेकॉइड की झिल्ली व पीठिका में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्ट्रोमा में डीएनए व राइबोसोम भी पाया जाता है। वर्णी लवक को हम देखते हैं, यानी जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ये वर्णक विहीन तथा रंगहीन होते हैं, इसमें कोई रंग होता ही नहीं है। रंगहीन लवक होते हैं जो पौधों के अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषण न करने वाले भागों जड़ या भूमिगत तना में पाए जाते हैं। मुख्यतः अमीनो अम्ल को वसीय अम्ल में परिवर्तित करते हैं। वर्णी लवक की बात की जाए क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक सामान्यतः पुष्पीय पादप फ्लोरिंग प्लांट्स की पुरानी पत्तियों एगिंग लीव्स तथा फल में पाए जाते हैं। ये कैरोटीन युक्त वर्णक होते हैं जो पत्तियों व फूलों के विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। हरित लवक में उपस्थित तथा अन्य वर्णक। पहला है कैरोटीन। यह नारंगी रंग का वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्लोरोफिल से अवशोषित प्रकाश ऊर्जा का संचरण करता है। ज़ैंथोफिल की बात की जाए तो यह पीले रंग का वर्णक है जो पत्तियों में उपस्थित होता है। यह सूर्य के प्रकाश के उस तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करने में सक्षम होता है जिसे हरित लवक अवशोषित नहीं कर पाता है। यह वर्णक सूर्य के है। ज़ैंथोफिल वर्णक तीन प्रकार के होते हैं, कैंथाजैंथीन, जियोजैंथी तथा ल्यूटीन। इन वर्णकों को एंटीऑक्सीडेंट्स भी माना जाता है। लाइसोसोम की बात करते हैं हम। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवे ने की थी। लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त थैलीनुमा कोशिकांग है। इसमें कणीय द्रव भरा होता है जिसमें कई जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो शर्करा, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल का अपघटन कर सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अवशिष्ट निपटने वाला तंत्र है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिकांगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम की झिल्ली के फटने पर एंजाइम उस कोशिका का पाचन कर देता है जिसमें लाइसोसोम स्थित था। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली यानी कि आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को अंतर्द्रवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो कोशिका के केंद्रक तथा कोशिका कला के मध्य सूक्ष्म नलिकाओं की जालिका को अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। इसकी भित्ति एक झिल्ली की होती है। अंतर्द्रवी जालिका के दो प्रकार होते हैं, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका तथा चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं तथा यह प्रोटीन का संश्लेषण करती है। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका की सतह पर राइबोसोम का अभाव होता है तथा यह वसा व लिपिड अणुओं के संश्लेषण का कार्य करती है। अंतर्द्रवी जालिका गोल्जी काय का निर्माण करती है। राइबोसोम, इसकी खोज क्लाड ने की व प्लेड ने इनको राइबोसोम नाम दिया। यह कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से तथा खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका पर दाने के रूप में पाए जाते हैं।
राइबोसोम के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है। वे ये आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी, इसकी खोज कैमिली गोल्जी ने की। यह कोशिका के केंद्र के पास चपटी नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। गोल्जी काय में आर्ष, रिक्तिकाएँ व कुंडिकाएँ 3 प्रकार की संरचना पाई जाती है। यह कोशिका में शर्करा, प्रोटीन व पेक्टिन के संश्लेषण व स्रवण का कार्य करती है। तारक काय की बात की जाए यानी सेंट्रोसोम, इसकी खोज वॉन वेंडेन ने की। यह जंतु कोशिका के केंद्रक के निकट तारे समान आकृति में पाए जाते हैं। प्रत्येक तारक काय में 2 तारक केंद्र होते हैं तथा दोनों तारक केंद्र एक दूसरे से लंबवत रहते हैं। तारक काय जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण करती है। यह शुक्राणुओं की पूंछ का निर्माण करती है तथा सूक्ष्म सजीवों में पाए जाने वाले गमन अंगों जैसे कशाभिका व पक्षमाभ का आधार बिंदु बनाती है। रिक्तिका की बात की जाए तो कोशिका द्रव में सूक्ष्म या बड़ी बुलबुले समान संरचनाएं रिक्तिकाएं कहलाती है। रिक्तिका एक झिल्ली द्वारा आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। समान रूप से रिक्तिका में उपस्थित द्रव की कोशिका रस यानी कि सेल सेप कहते हैं। कोशिका रस में जल उत्सर्जी पदार्थ व अन्य अनुपयोगी उत्पाद पाए जाते हैं। रिक्तिका कोशिका को स्फीत यानी टर्गिड बनाए रखती है तथा जल व अन्य अनुपयोगी पदार्थ का संग्रहण करती है। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस की बात करते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। यह एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। साधारणतः एक कोशिका में एक केंद्रक ही पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। मानव की लाल रक्त कणिका व पादप की चलनी नलिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। जंतु कोशिका में केंद्रक गोलाकार व मध्य में तथा पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाओं की उपस्थिति के कारण केंद्रक कोशिका में परिधि की ओर पाया जाता है। केंद्रक के चारों ओर दोहरी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक के झिल्ली में सूक्ष्म केंद्रक छिद्र होते हैं जिनके द्वारा कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। केंद्रक में तरल केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। इस द्रव्य में प्रोटीन होती है, न्यूक्लिक एसिड होती है और अन्य कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। केंद्रक में उपस्थित एक या अधिक सूक्ष्म गोलाकार संरचनाओं को केंद्रिका कहा जाता है। केंद्रक द्रव में पतले धागे सदृश संरचनाओं का जाल पाया जाता है जिसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे कुंडलित होकर अपेक्षाकृत मोटे दिखाई देते हैं जिन्हें गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहते हैं। केंद्रक कोशिका का मुख्य नियंत्रक अंग केंद्रक जो है वो कोशिकाओं का मुख्य नियंत्रक अंग है और गुणसूत्र मुख्य रूप से डीएनए के बने होते हैं और डीएनए में ही जीन पाए जाते हैं। यहाँ पे हम कुछ जीवों को देखेंगे कुछ जीवों और पौधों को देखेंगे जिनकी गुणसूत्र संख्या की बात करेंगे। जैसे मच्छर में गुणसूत्र की संख्या 6 होती है और घरेलू मक्खी में 12 होती है। मधुमक्खी में 1632 गुणसूत्रों की संख्या होती है। मेंढक में 26 होती है। खरगोश में 44 होती है। बिल्ली में 38 होती है। चिंपैंजी में 48 होती है। मनुष्य में 46 होती है। वही हम आगे देखेंगे। कुत्ते में 78 गुणसूत्रों की संख्या होती है। कबूतर में 80 होती है गुणसूत्रों की संख्या। घोड़े में होती है 64। और यहाँ हम कुछ पौधों की बात कर ले तो इसमें मटर में 14 गुणसूत्रों की संख्या होती है। प्याज में 16 होती है। मक्का में 20, टमाटर में 24, नींबू में 1836 और तंबाकू में 48। आलू में 42, वहीं गेहूँ में भी 42 होती है। इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म होती है। अगर आप लोगों को ये क्लास थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।